नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे घरों में जो एयर कंडीशनर होता है वो कैसे काम करता है। और हम लोग इस लेक्चर में इसके पीछे का जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। रादर हम लोग इसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बात करेंगे ताकि कोई भी आम इंसान जब इस वीडियो को देखे तो इस पूरे प्रोसेस को जो एयर कंडीशनर के भीतर हो रहा है उसको समझ सके। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि अगर हमारे पास कोई हॉट स्पेस है और उसके बगल में कोल्ड स्पेस है तो हीट का ट्रांसफ़र हॉट स्पेस से कोल्ड स्पेस में नेचुरली होता है। ठीक है, उसके लिए हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा पर्पस ये है कि हीट को कोल्ड स्पेस से निकाल करके हॉट स्पेस में फेंक दिया जाए, यानी हीट कोल्ड स्पेस में गेन किया जाए और हॉट स्पेस में हीट लूज किया जाए। इस तरह का जो काम करने के लिए हमको मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ये नेचुरली नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो तो बाहर के टेम्परेचर से कम ही होता है, बट फिर भी अगर हमको इसके अंदर का टेम्परेचर को और कम करना है, यानी यहाँ से हीट निकाल करके बाहर फेंकना है, तो ये नेचुरली नहीं होगा। इसके लिए हमको एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारा पर्पस ये है कि अंदर के टेम्परेचर को और कम करना, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। और यदि हमारा ये पर्पस है कि जो हॉट स्पेस है उसका टेम्परेचर और बढ़ाना, वो हमारा पर्पस है, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हीट पंप बोलते हैं। देखिए, दोनों इक्विपमेंट एक ही काम कर रहा है। दोनों इक्विपमेंट में हीट जो है वो कोल्ड स्पेस से लेकर के हॉट स्पेस में दिया जा रहा है। अब यहाँ पर्पस ये है कि कोल्ड स्पेस को फर्दर और कूल करना है, इसलिए इसका नाम रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पे पर्पस ये है कि हॉट स्पेस को और हॉट करना है, इसलिए इसका नाम हीट पंप दिया है। जैसे कि ठंडियों के दिनों में हमारे घरों के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही होता है, बट फिर भी हमको घर का टेम्परेचर और बढ़ाना है तो हमको बाहर से हीट ले करके अंदर डालना है। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको हीट पंप बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम ही होता है, बट रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर को और कूल करना है तो उसके लिए हमको जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है उसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। अब ये मशीन काम कैसे करता है? बेसिकली इसमें एक फ्लूइड होता है और वो उसमें बहुत सारे इस मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, और जिसके थ्रू एक फ्लूइड सर्कुलेट होते रहता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और ये जो फ्लूइड जिस सर्कुलेट होता है, जिसको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं, वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब जाता है तो उसका फेज और टेम्परेचर चेंज होता है। और वो इस तरह से चेंज होता है कि जब वो कोल्ड स्पेस में आता है तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कोल्ड स्पेस से भी कम हो जाता है। इस तरह से वो कोल्ड स्पेस से हीट गेन करता है। और जब वो हॉट स्पेस में आता है तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है हॉट स्पेस से भी ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए वहाँ पे वो हीट लूज करता है। तो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। इस जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। हमारा जो एयर कंडीशनर है वो इसी साइकिल पे काम करता है। समझते हैं कैसे? एयर कंडीशनर में दो यूनिट होता है। जो घर के अंदर यूनिट होता है उसको इंडोर यूनिट बोलते हैं, और जो घर के बाहर यूनिट होता है उसको हम लोग आउटडोर यूनिट बोलते हैं। इंडोर यूनिट में बेसिकली इंडोर यूनिट में एक कॉइल होता है जिसको हम लोग इवेपोरेटर कॉइल भी बोलते हैं। और वहाँ पे इवेपोरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेंट जो है वो जब इंटर होता है तो उसका टेम्परेचर जो घर के अंदर का टेम्परेचर होता है, एयर का टेम्परेचर, उससे भी कम होता है। वो इतना कम होता है कि वो घर का जो एयर है वो उसके सामने हॉट एयर है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली क्या होता है कि जब इवेपोरेटर के थ्रू जब रेफ्रिजरेंट मूव करता है तो वो क्या करता है, हीट गेन करता है एयर से, और वो जो है वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि एयर से हीट गेन कर रहा है तो इसलिए क्या होता है, एयर कूल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो घर है वो ठंडा हो जाता है। अब देखिए, जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो निकला है इस पोजीशन पे, तो अब क्या होगा कि ये रेफ्रिजरेंट तो वेपर फेज में आ गया, और इस प्रोसेस को हमको कंटिन्यू करना है। तो इसका मतलब ये रेफ्रिजरेंट जब वापस इस पोजीशन पे आए तो फिर से ठंडा लिक्विड फेज में हो जाना चाहिए, तभी तो ये फिर से एयर से हीट ले पाएगा, नहीं तो ये साइकिल तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इस वेपर को हमको कंडेंस कराना पड़ेगा ताकि ये फिर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए।
अब देखिए, हमको इतना पता है कि कोई भी वेपर फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लिए दो ही ऑप्शन है। या तो अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, या फिर हमारा उसका प्रेशर बढ़ा दें। तो चूंकि यहाँ पे ये जो वेपर है, इसका टेम्परेचर तो घर के अंदर का टेम्परेचर से भी कम है, तो इसको हम फर्दर कूल तो नहीं कर पाएंगे बाहर ले जा करके। इसलिए हमारे पास दूसरा ही ऑप्शन बचता है कि इस वेपर का प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाने से वो हायर टेम्परेचर पे ही कंडेंस हो जाता है। इसलिए हम इस वेपर को, एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर, कंप्रेसर के थ्रू ले जाते हैं। कंप्रेसर के थ्रू जब जाता है तो इसका वेपर का प्रेशर और एज वेल एज टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये रेफ्रिजरेंट, ये जो बाहर के इस कॉइल के थ्रू जब जाता है, तो वो बाहर के एयर को हीट दे पाता है। यहाँ पे हीट गेन कर रहा है, तो यहाँ पे हीट लूज कर पाता है। और हीट लूज करने की वजह से ये जो है वेपर कंडेंस हो जाता है, इसलिए इसको कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है। तो कंडेंस होने के कारण वेपर तो लिक्विड फेज में आ गया, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है, इवन बाहर का टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा है। तो अब इसको वापस इवेपोरेटर में ले जाएंगे तब तो काम नहीं बनेगा। हम इसको, इस लिक्विड को कूल भी करना है। अब इस लिक्विड को कैसे कूल कर सकते हैं? हीट ट्रांसफर से तो कूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो बाहर के एयर से भी ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रेफ्रिजरेंट को एक वाल्व के थ्रू, जिसको एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व या कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं, उसके थ्रू जब ले जाते हैं तो क्या होता है, ये वाल्व जो है इसके फ्लो में रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। और जब हमको पता है कि कोई भी वाल्व रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है तो उस फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप होता है। तो जब रेफ्रिजरेंट इस एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जब मूव करता है तो इसका प्रेशर ड्रॉप करता है। और जब प्रेशर ड्रॉप करता है तो क्या होता है कि हमको पता है कोई भी लिक्विड है, उसका प्रेशर अगर ड्रॉप करेगा तो उसका प्रेशर ड्रॉप होकर के उसके वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है, तो वो लिक्विड को वेपराइज कर देता है, लिक्विड वेपराइज हो जाता है। तो वो यहाँ पे भी वही हो रहा है, रेफ्रिजरेंट का जब फ्लो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हो रहा है तो उसका प्रेशर ड्रॉप करता है। और प्रेशर ड्रॉप होता है तो वो इतना प्रेशर कम हो जाता है कि उसके वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है। तो जो रेफ्रिजरेंट है उसका कुछ पार्ट वेपराइज हो जाता है। और हमको पता है कि कोई भी लिक्विड को वेपर फेज में जाना है तो उसके लिए लैटेंट हीट की ज़रूरत है। तो वो लैटेंट हीट बाहर से तो ले नहीं सकता, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा ही था। तो वो क्या होता है, लैटेंट हीट खुद से ही लेता है, उसका कुछ पार्ट वेपराइज हो जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कूल हो जाता है। और वो इतना कूल हो जाता है कि रूम के टेम्परेचर से भी फर्दर कूल हो जाता है। तो इस तरह से वापस ये ठंडा सा रेफ्रिजरेंट इस कॉइल के थ्रू आया और यहाँ पे वापस हीट लेके वेपराइज हो जाता है, इसलिए इसको इवेपोरेटर कॉइल बोलते हैं। तो अब ये पूरा साइकिल आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि दो इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि ये जो अंदर रूम के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो एयर से हो रहा है, और रूम के बाहर भी जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी एयर से हो रहा है। तो हमको पता है कि एयर जो है वो गैस है, और कोई भी गैस का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बहुत कम होता है। ठीक है, यानी हीट उसके थ्रू ट्रांसफ़र होने की एबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र फास्ट हो, इसके लिए हम लोग दो अरेंजमेंट करते हैं। एक तो ये है कि इस कॉइल के ऊपर फिन्स लगा देते हैं। फिन्स पतला पतला ऐसा ऐसा ये अरेंजमेंट रहता है, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ने के कारण हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। एक तो ये करते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि यहाँ पे एयर का फ्लो रेट बढ़ा देते हैं, ताकि एयर का फ्लो रेट बढ़ने से हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। तो एयर का फ्लो रेट बढ़ाने के लिए ये जो बाहर कंडेंसर यूनिट है वहाँ पे हम लोग एक फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखिए, ये फ़ैन जो है बाहर के कंडेंसर यूनिट में यूज रहता है, जो एयर का फ्लो रेट बढ़ा देता है ताकि ईजिली हीट ट्रांसफ़र हो जाए। और अंदर में एयर का फ्लो रेट बढ़ाने के लिए एक ब्लोअर होता है। ये ब्लोअर क्या करता है, हीट का फ्लो को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है वो आसानी से वेपराइज हो जाता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात समझना है। और एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझना है कि कौन सा पार्ट जो है वो घर के अंदर यानी इंडोर यूनिट में होता है, और कौन सा पार्ट घर के बाहर यानी आउटडोर यूनिट में होता है। तो देखिए, इवेपोरेटर को तो घर के अंदर ही रहना है, तभी तो वो अंदर के हीट को गेन करेगा और अंदर का एयर जो है ठंडा होगा। तो ये देखिए, इवेपोरेटर जो कॉइल है ना वो ये है, ये इवेपोरेटर कॉइल जो है घर के अंदर है। ठीक है। अब जब ये वेपर बन गया तो इसके बाद जो ये कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर आवाज़ करता है, इसलिए इसको घर के आउटडोर यूनिट में रखते हैं। ये देखिए, ये कंप्रेसर घर के आउटडोर यूनिट में है।
कंडेंसर को तो आउटडोर यूनिट में ही रहना है, तभी तो वो बाहर हीट लूज कर पाएगा। इसलिए ये जो कंडेंसर कॉयल है, ये जो कॉयल दिख रहा है, ये कंडेंसर कॉयल है, ये घर के आउटडोर यूनिट में रहता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन वाल्व ये कहाँ पे होगा। देखिए एक बात समझिए, एक्सपेंशन वाल्व के जो आउटलेट में रेफ्रिजरेंट होता है वो बहुत ठंडा हो गया रहता है, इसलिए अगर उसको घर के बाहर के यूनिट में रखेंगे तो वहाँ से जब ये सॉरी घर के बाहर के यूनिट इस इधर रखेंगे तो यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट यहाँ इंडोर यूनिट तक फ्लो करेगा उस दौरान वो हीट गेन कर लेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट ले लेगा। तो इसलिए हमको एक्सपेंशन वाल्व को एकदम इवेपोरेटर कॉइल के पास रखना चाहिए, क्योंकि एकदम ठंडा हुआ है और उसी टाइम वो इवेपोरेटर कॉइल में घुस जाए। और दूसरा बात ये भी है कि एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है वो बहुत कम हो गया रहता है, इसलिए भी हाँ हमको अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने के लिए हमको एक फिर से कंप्रेसर का या पंप का ज़रूरत पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से एक्सपेंशन वाल्व अंदर होता है। अब मैं रियल में भी दिखा देता हूँ कि कैसे एक्चुअल में दिखता है ये सारे कंपोनेंट। तो देखिए ये जब हम एसी जो हमारे इंडोर यूनिट में होता है उसके फेस कवर को अगर आप उठाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है फिल्टर होता है, जो एयर जो इसके अंदर घुसेगा उसके लिए एक फिल्टर होता है। तो बेसिकली हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि एयर जो है इंडोर यूनिट में घुसता है और इवेपोरेटर कॉइल के थ्रू जब वो मूव करता है तो एयर ठंडा होता है। तो एयर ठंडा होता है तो इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर जो हीट ट्रांसफ़र को प्रमोट करने के लिए फिन्स होते हैं, ये देखिए जो फिन्स होते हैं, ये फिन्स में बीच में स्मॉल स्मॉल छेद होता है जिसके थ्रू एयर पास करता है। तो अगर ये इसके थ्रू एयर जाए और उसमें डर्ट चला जाए तो ये फिन्स क्लॉग हो जाता है, फिर हीट ट्रांसफ़र अच्छा नहीं होता है। तो ये फिन्स क्लॉग ना हो इसके लिए एक फ़िल्टर रहता है। एक बात ये है। दूसरा बात ये है कि चूंकि ये फिल्टर है इसलिए एयर के अंदर का जो डर्ट है वो यहीं पे आके जम जाएगा, इसलिए जो एयर यहाँ से निकलेगा एग्जिट होगा एयर कंडीशनर से, वो क्या होगा, वो ज़्यादा फ्रेश एयर होगा। ठीक है, उसके अंदर का डर्ट चला जाएगा। एक बात। दूसरा बात ये भी समझिए कि चूंकि एयर ठंडा हो रहा है और हमको पता है कि कोई भी एयर होता है उसमें वाटर वेपर कैरी करने का एक एबिलिटी होता है, और वो एबिलिटी कितना है उसको उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी से बताते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाता है तो वो फर्दर वाटर वेपर को कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो चूंकि और ये वाटर वेपर कैरी करने के जो कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हॉट एयर होगा वो उतना ज़्यादा वाटर वेपर कैरी कर सकता है। और अगर जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो एयर जो अनसैचुरेटेड एयर से सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से वाटर वेपर उसका कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए तो इसका मतलब यह है कि एयर कंडीशनर में जैसे ही एयर हॉट एयर जब घुसता है और जो ठंडा होकर निकलेगा तो उसमें क्या कुछ वाटर वेपर तो कंडेंस हो जाएगा। तो कुछ वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे देखिएगा हर एक एसी में एक वाटर ड्रेन पॉइंट भी होता है जो कि कंडेंस एयर वाटर वेपर को निकालता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे एयर कंडीशनर 3 काम कर रहा है। एक तो एयर को ठंडा कर रहा है, दूसरा एयर को फिल्टर कर रहा है, और तीसरा एयर की ह्यूमिडिटी को भी कम कर रहा है क्योंकि उसके कुछ वाटर वेपर को कंडेंस कर दे रहा है। इसलिए हम लोग इसको एयर कूलर न करके एयर कंडीशनर कहते हैं, क्योंकि ये 3 काम कर रहा है, ठंडा कर रहा है, ह्यूमिडिटी कम कर रहा है और फिल्टर कर रहा है। ठीक है, तो इसके ये तीनों काम के लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है ओरिजिनल में कैसे दिखते हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फिल्टर है, इस फिल्टर में चूँकि ये डर्ट को इसके ऊपर जमा हो जाता है, इसलिए इस फिल्टर को समय समय पे साफ़ भी कर लेना चाहिए ताकि इफ़िशेंसी जो है वो बढ़ जाए। नहीं तो सेमी एयर फ्लो रेट के लिए हमको ब्लोअर को ज़्यादा फास्ट चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गया। अब अगर ये इस फिल्टर को आप निकाल देंगे तो देखिए ये जो स्पेस है, ये देखिए ये हमारा इवेपोरेटर कॉइल है और इसके बीच में ये जो है ये सब फिन्स है। तो इवेपोरेटर कॉइल से, और ये देखिए चूँकि ये बहुत दिनों से एसी साफ़ नहीं हुआ है तो देखिए कितना डर्ट लग गया। और जब आप फर्दर खोलेंगे तो ये देखिए इवेपोरेटर कॉइल के नीचे जो ये है ये ब्लोअर है। तो ये ब्लोअर एक्चुअली ओरिजिनल में ऐसा दिखता है और ये जो ब्लोअर है मोटर से घूमता रहता है, इस तरह से एयर का फ्लो होता है। ठीक है, अब हम आउटडोर यूनिट की बात करेंगे। अब आउटडोर यूनिट्स बात करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हम करना चाहते हैं कि देखिए जो हमारा जो यहाँ पे जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है रेफ्रिजरेंट, वो वेपर जो है वो कंप्रेसर में जाता है और हमको पता है कि कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो ओनली वेपर को हैंडल कर पाता है, क्योंकि
वेपर का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं, वेपर या गैस का। लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम लोग पंप यूज करते हैं। कंप्रेसर में अगर लिक्विड चला जाता है तो कंप्रेसर खराब हो जाता है। तो हमारे पास एक चैलेंज ये है कि हमको ये इंश्योर करना है कि यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट सारे रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। अगर कुछ भी लिक्विड फेज में रह गया तो ये कंप्रेसर को बर्बाद कर देगा। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो ये एक्सपेंशन वाल्व होता है उसमें एक टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब भी होता है जो कि यहाँ के टेम्परेचर को, आउटलेट टेम्परेचर को मेजर करता है। तो देखिए ये जो एक्सपेंशन वाल्व है वो बेसिकली रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर कॉइल से जो आउटलेट में होता है वहाँ का टेम्परेचर मेजर करता रहता है, और उस टेम्परेचर के बेसिस पे ये एक्सपेंशन वाल्व का ओपनिंग या जो है या क्लोजिंग डिसाइड होता है। तो बेसिकली सपोज कीजिए कि जो इवेपोरेटर कॉइल है उसका जो रेफ्रिजरेंट है वहाँ पे वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा, और इतना ज़्यादा हीट हो गया कि वो सुपर हीट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि ये जो वेपर है वो वेपर जो है यहाँ पे एक डायफ्राम होता है एक्सपेंशन वाल्व में, वो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और जब वो प्रेशर लगाएगा तो डायफ्राम जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आप देखिए यहाँ से रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो आप समझिए कि जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होकर सुपर हीट हो जा रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट बहुत कम था, तो वो इतना हीट ले रहा था कि पहले तो रेफ्रिजरेंट वेपराइज तो हो ही रहा था, ऊपर सुपर हीट हो जा रहा था। तो इसलिए अगर हमको ये सुपर हीट ना होने देना है, क्यों नहीं देना है सुपर हीट, अदरवाइज ये बहुत गर्म हो जाएगा रेफ्रिजरेंट और वो रूम को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा। तो सुपर हीट ना होने पाए इसके लिए हमको इसका रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक्सपेंशन वाल्व थोड़ा खोलना पड़ेगा। जब एक्सपेंशन वाल्व जब खुलेगा तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट बढ़ जाएगा, तो वो सुपर हीट नहीं हो पाएगा। एक बात अगर उल्टा वे में देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम सेंस कर रहा है ताकि कुछ लिक्विड वेपर भी रह गया, तो क्या हो गया, इसका मतलब हमारा रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो पूरा पूरा वेपराइज ही नहीं हो पा रहा है। तो उस समय हमारा एक्सपेंशन वाल्व थोड़ा क्लोज होना चाहिए, थोड़ा बंद होना चाहिए। तो इसके लिए इसी के लिए अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही ये देखता है कि रेफ्रिजरेंट का आउटलेट में टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कम वेपर जनरेट हो रहा है, तो वो वेपर कम होने से यहाँ पे प्रेशर कम होता है। जैसे प्रेशर कम होता है तो ये स्प्रिंग ज़्यादा फोर्स लगाता है इस वाल्व के ऊपर, और इस वजह से यहाँ पे जो स्पेस है वाल्व के थ्रू जो फ्लो होने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और ये जो देखिए यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है, सॉरी, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है जो कि यहाँ से इस वाल्व के थ्रू जो जा रहा था वो उसका फ्लो रेट कम हो जाता है। तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट जब कम हो जाता है तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट जब कम हो जाता है तो इसलिए वो पूरा का पूरा वेपराइज हो पाता है। एक बात, दूसरी बात कि चूंकि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो रहा है तो इसलिए रेफ्रिजरेंट जो है ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है, तो एयर से बहुत टेम्परेचर इस डिफरेंस कम होने की वजह से इसलिए ये क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र रेट भी बढ़ जाता है और ज़्यादा जल्दी वेपराइज हो जाता है। तो आप समझ गए कैसे काम करता है, कि कैसे हम इंश्योर करते हैं कि कंप्रेसर के उसके जो अंदर जो है ओनली वेपर जो है जाए। इसके लिए हम एक जो एक्सपेंशन वाल्व है उसमें एक टेम्परेचर सेंसिंग वाल्व भी लगाते रहते हैं, और वो टेम्परेचर की बेसिस पे एक्सपेंशन वाल्व का ओपनिंग डिसाइड होता है। तो इस एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं या थर्मोस्टैटिक वाल्व भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, वो समझ लेते हैं। वो ये है कि हम लोग बहुत लोग सोचते हैं कि जो थर्मोस्टैटिक वाल्व है वो रूम के अंदर का टेम्परेचर डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है। थर्मोस्टैटिक जो वाल्व है वो बेसिकली रेफ्रिजरेंट का आउटलेट टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन करता है ताकि कंप्रेसर में सिर्फ वेपर इनलेट हो। रूम के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कंप्रेसर, अगर इन्वर्टर कंप्रेसर है तो इन्वर्टर एसी है तो कंप्रेसर का स्पीड, या फिर अगर ट्रेडिशनल एसी है तो कंप्रेसर कितना देर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, उससे रूम का अंदर का टेम्परेचर डिसाइड होता है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सपेंशन वाल्व जो है ये इस रेफ्रिजरेंट का आउटलेट टेम्परेचर कंट्रोल करता है ताकि ये ओनली वेपर फेज में कंप्रेसर में इनलेट करे। अब चूंकि हमको ये बहुत ही लोअर रेंज में इस आउटलेट टेम्परेचर को मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा सुपर हीट भी नहीं होने देना है और लिक्विड फेज में भी नहीं रहे, तो बहुत कम मार्जिन रहता है, हार्डली
1-2 डिग्री 3 डिग्री का सुपर हीट अलाउ करता है। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत लिक्विड फिर भी रह जाए, तो इसलिए कंप्रेसर के पहले ना एक एक्यूमुलेटर रहता है, जहाँ पे कुछ लिक्विड रह भी जाए तो वो वहाँ से ड्रेन हो जाए और कंप्रेसर में ओनली वेपर जा पाए। तो ये ऐसा ही होता है जैसे कि हमारे प्रोसेस इंडस्ट्री में नॉकआउट ड्रम रहता है कंप्रेसर के पहले। तो ये चीज़ें समझ जाने के बाद हम आउटडोर यूनिट कैसा होता है उसके बाद उसको देखते हैं। तो देखिए आउटडोर यूनिट में ये देखिए एक शूट किया था। आउटडोर यूनिट में देखिए जो वेपर फेज में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है, चूँकि वेपर फेज में तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए मोटा पाइप के थ्रू जाता है। पहले ये एक्यूमुलेटर में जाता है, एक्यूमुलेटर से नीचे जो है वापस नीचे से ये देखिए ये कंप्रेसर में गया, इसमें मोटर भी इसी के अंदर है। और कंप्रेस्ड होने के बाद ये पतला पाइप से ये आउटलेट होता है और ये कंडेंसर कॉइल में जाता है। ये देखिए कंडेंसर कॉइल में, और ये कंडेंसर कॉइल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र को प्रमोट करने के लिए ये देखिए पंखे का इस्तेमाल किया गया है, ये फ़ैन है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि एसी के इंडोर पार्ट में क्या रहता है, आउटडोर पार्ट में क्या रहता है और वो सब कैसे काम करते हैं। आज की इस वीडियो को अभी हम यही स्टॉप कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो एसी होते हैं, जैसे विंडोज एसी, स्प्लिट एसी, सेंट्रल एसी, उसमें क्या फ़र्क होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो घरों में एसी होता है उसमें जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि ड्राई मोड, कूल मोड, ऑटो मोड, फैन मोड, ये सब का क्या मतलब होता है, उस दौरान डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, और हम लोग को कौन से टाइम में कौन सा मोड इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमको कंफर्ट भी मिल पाए और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो पाए। और फिर हम लोग जो बात करेंगे कि ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं आजकल, जो कि इन्वर्टर एसी, उसका क्या मतलब होता है, वो ट्रेडिशनल एसी से कैसे फ़र्क होता है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि एयर कंडीशनर में जो टन्स का क्या मतलब है, 1 टन्स का एसी है, 1.5 टन का एसी है, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज की इस वीडियो को अभी यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ये सब बात करेंगे।